एडवांस कमीशन रिसीव्ड एग्जिटिंग इन द ट्रायल बैलेंस। एग्जिटिंग का मतलब है कि अगर वो ट्रायल बैलेंस में शो हो रहा है। एडवांस कमीशन अगर हमें मिल रहा है और वो भी ट्रायल बैलेंस में गिवन है, तो देखिए जब हमें कमीशन एडवांस में मिलता है तो वो रिसीव होता है। रिसीव होने की वजह से वो इनकम है, और इनकम है तो वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ ट्रायल बैलेंस में दिया है, तो जो भी चीजें ट्रायल बैलेंस के अंदर दी होती है वो सीधी बैलेंस शीट में जाती है, और नीचे अगर कुछ एडजस्टमेंट्स में दी होती लाइनों में, तो उसके इफेक्ट दो पड़ते हैं। या तो डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग अकाउंट में, और इनडायरेक्ट है तो वो P&L में भी जाएगा, साथ के साथ बैलेंस शीट में भी। दो इफेक्ट, क्योंकि ये सिर्फ ट्रायल बैलेंस के अंदर ही दिया हुआ है तो सिर्फ सिंगल इफेक्ट होगा। तो एडवांस में जो चीज हमें मिल जाती है वो हमारी लायबिलिटी है, क्योंकि अभी हमने काम नहीं किया है लेकिन हमें एडवांस में कमीशन मिल गया है, तो लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। एसेट्स क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आपको रिसीव हुआ है ना, आपने काम थोड़ी ना किया है। एसेट्स तब होती अगर आपने कुछ प्रीपेड दिया होता, एक्सपेंस किया होता। ठीक है, जैसे कि आप इंश्योरेंस का प्रीमियम दे देते हो, लेकिन यहाँ रिसीव है इसीलिए एसेट्स नहीं है। डेबिट साइड ऑफ द P&L, P&L में ये आता, बट कब आता? और P&L में आता तो ये क्रेडिट साइड आता, डेबिट में तो आता है नहीं। ठीक है, क्रेडिट साइड ऑफ द P&L आता, लेकिन कब आता? जब ये एडजस्टमेंट्स में भी दिया होता। ठीक है, क्योंकि फिलहाल ट्रायल बैलेंस में दिया है तो सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में आएगा। राइट आंसर बी। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर्स टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट इज लार्ज, मतलब ज्यादा अमाउंट एडवर्टाइजमेंट पे हमने किया है, और उसको कहाँ इंट्रोड्यूस किया जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, डेफर्ड, नन ऑफ दीज। तो देखिए जब भी बात एडवर्टाइजमेंट की आएगी तो आपको तो सिर्फ हमेशा याद रखना, एडवर्टाइजमेंट ऐसा खर्चा होता है जब विज्ञापन कर तो दिया जाता है प्रोडक्ट के बारे में, लोगों को बताने के लिए एडवर्टाइजमेंट पे काफी खर्चा किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा खर्चा एक साल में तो रिकवर होगा नहीं, और कौन सी एडवर्टाइजमेंट का इफेक्ट कब पड़ेगा, कौन सी एडवर्टाइजमेंट देख के कब सेल इंक्रीज होगी, ये भी पता लगाना मुश्किल होता है। तो ऐसे खर्चों को डेफर्ड में डाल दिया जाता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंड एंटरप्राइजेस कैपिटल एंड एक्सपेंसेस आर डाइवर्टेड टू। एंटरप्राइजेस है, एंटरप्राइजेस बोलते हैं ओनर को। ठीक है, ओनर की कैपिटल एक्सपेंस को डाइवर्ट कहाँ कर दिया जाए? P&L अकाउंट में, पार्टली टू बैलेंस शीट एंड पार्टली टू P&L अकाउंट। बैलेंस शीट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट। तो कैपिटल कहाँ जाएगी? आपके बैलेंस शीट में ही जाएगी। ठीक है, बैलेंस शीट में आपके जो ओनर के खर्चे हैं वो सारे कैपिटल में शो हो जाते हैं। ठीक है, ओनर ने जो भी पैसा लगाया है, इन्वेस्ट किया है, और अगर बाहर से कुछ लिया होता है तो वो लायबिलिटी में शो हो जाते हैं। खुद का अपना है तो एसेट्स में आ जाते हैं, तो ये सारे खर्चे कहाँ जाएंगे? बैलेंस शीट में। सैलरीज एंड वेजेस अपीयर इन ट्रायल बैलेंस इंश्योरेंस। पहली बात तो कह रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ ट्रायल बैलेंस में दी हुई है। ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा? देखिए सैलरी और वेजेस, ये एक तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो आपके सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग और P&L पे ही असर करते हैं, वो बैलेंस शीट में नहीं जाते। ठीक है, तो यहाँ बैलेंस शीट तो हो नहीं सकता। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ऑन द डेबिट साइड P&L, ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट नहीं हो सकता, ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट नहीं हो सकता। अगर सैलरी पहले दी जा रही है तो ऑफिस के वर्कर को दी जाएगी, और वेजेस दी जाती है फैक्ट्री के वर्कर्स को। ठीक है, तो वेजेस अगर पहले लिखा होता है, इसी को अगर मैं वेजेस एंड सैलरी लिख दूं तो वेजेस पहले नंबर पे लिखा है, तो मैं इस पहले नंबर को काउंट करके डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देती। क्योंकि ये ऑफिस का पहले नंबर पे सैलरी लिखा हुआ है तो मैं इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस मानूंगी। ठीक है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपके कहाँ जाते हैं? P&L अकाउंट में। तो डेबिट साइड में एक्सपेंस को दिखाया जाता है, तो डेबिट साइड में आ जाएगा ऑन द डेबिट साइड ऑफ P&L। राइट आंसर बी होता है। शेड्यूल ऑफ बैलेंस प्रिपेयर फ्रॉम लेजर अकाउंट इज नोन एज। कह रहा है कि शेड्यूल बनाना है बैलेंसेस का, वो भी प्रिपेयर किया जा रहा है लेजर अकाउंट के बेस पे। आपने अगर 11th क्लास में पढ़ा होगा तो जर्नल एंट्री करते हैं, उसके बाद हम लेजर बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से, और लेजर में बैलेंस शीट ही निकाल लेते हैं। उस बैलेंस को कहाँ ले जाते हैं? उस बैलेंस को हम ट्रायल बैलेंस में ले जाते हैं।
वो यही पूछ रहा है इन बैलेंस के शेड्यूल को क्या कहेंगे, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स या अकाउंट्स ऑफ अफेयर, तो इसे ट्रायल बैलेंस कहेंगे, बी आंसर हो जाएगा। Until charging the commission, जब तक चार्जिंग नहीं किया जाता कमीशन, मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू 5% बेनिफिट कमीशन सिंस द बेनिफिट 2,10,000 द फीस वुड बी। कह रहा है कि 2,10,000 रुपए का आपका बेनिफिट है, मैनेजर को उसी पे कमीशन 5% देना है। सीधा सीधा 5% बोल रहा है, 5% निकाल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 2 जीरो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 10,500 आ गया आपका आंसर। अगर यहाँ कुछ आफ्टर वर्ड दिखा होता आफ्टर, तो आफ्टर में बस ये होता है कि जो ऊपर के 5% है ना न्यूमेरेटर, डिनोमिनेटर में वही ऐड हो जाते हैं, तो 5/110 5 हो जाता। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ बोला नहीं है तो सीधा 5% निकाल दिया है, राइट आंसर भी हो जाएगा। अरेंजमेंट्स ऑफ वेरियस एसेट्स एंड लायबिलिटी इन प्रॉपर ऑर्डर इज टर्म एज। अगर हम एसेट्स को और लायबिलिटी को प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो अरेंजमेंट के प्रोसेस को क्या कह रहे हैं, मार्शलिंग, अरेंजमेंट, बैलेंसिंग, ग्रुपिंग, तो इसको बोलते हैं मार्शलिंग। ठीक है, क्योंकि हमें ऑर्डर में करना है। ऑर्डर आप जानते हो, एक तो लिक्विडिटी फॉर्म होता है, लिक्विडिटी फॉर्म कौन सा, जिसमें आप कैश में जल्दी कन्वर्ट कर लेते हो, तो जितनी भी चीजें कैश में जल्दी कन्वर्ट हो रही है उनको आप पहले लेते हो, और जो फिक्स है आपकी एसेट्स उनको आप बाद में लेते हो। तो ये ऑर्डर जब आप अरेंज कर रहे हो तो इसे मार्शलिंग कहते हैं। ठीक है, अरेंजमेंट इसका नाम है लेकिन इसको मार्शलिंग बोला जाता है। बैलेंसिंग में तो आप बैलेंस निकालते हो लेजर के। ठीक है, ग्रुपिंग में आप ग्रुप बना लेते हो। एक्सपेंसेस इनकर टू गेट द मैनेजर्स ऑफिसर्स एयर कंडीशन स्पीच, खर्चा किया है वो भी मैनेजर के ऑफिस पे, ऑफिस के लिए एयर कंडीशन लाया है, तो ये कैसा खर्चा होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल इनकम, क्योंकि एयर कंडीशनर एक एसेट्स है। ठीक है, फिक्स एसेट्स दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, कि एसी आया और कई साल तक चलेगा तो इस पे किया हुआ खर्चा क्या कहलाएगा, इस पे किया हुआ खर्चा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कौन सा पार्ट नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही आप फाइनल अकाउंट बोलते हो, और फाइनल अकाउंट में 3 चीजें बनाई जाती है, पहला तो है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरे नंबर पे आता है आपका बैलेंस। अब ये देख लो, जो गिवन ऑप्शन है उसमें ये तीनों होने चाहिए, और क्वेश्चन आपसे नोट पूछ रहा है तो जो नहीं है वही देख लो। ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, पी&एल बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, पी&एल बैलेंस शीट ये तीनों है, ट्रायल बैलेंस नहीं आता तो ये नोट पूछा है, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया है, नेट प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्सपेंस को प्लस कर दो, माइनस कर दो नेट ऑफ नॉन ऑपरेटिंग इनकम। बी कह रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए नेट प्रॉफिट में ऐड करो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करो। सी कह रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट प्रॉफिट प्लस में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो ये राइट आंसर है आपको। ठीक है, डी कह रहा है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इस तरह से कुछ अगर आपको दिए करने के लिए तो कुछ ये फॉर्मूले हैं, तो फॉर्मूले अगर आपको याद है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो होता है कि जिन एक्टिविटी रेगुलर एक्टिविटी को करने से आपको प्रॉफिट हो रहा है, जैसे कि आपको सेल कर रहे हो गुड्स की, तो गुड्स बेचने से अगर आपको कोई प्रॉफिट है तो वो ऑपरेटिंग है। वहीं अगर आप एसेट्स को उठा के बेच रहे हो, एसेट्स रोज रोज थोड़ी बेची जाती है, तो वो नॉन रिक्यूरिंग एक्टिविटी है, कभी कभी किया हुआ काम है। ठीक है, नॉन रेगुलर एक्टिविटी है, तो उससे जो लाभ होता है उसे बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग। ठीक है, ये आपका काम नहीं था लेकिन कभी कभी कर दिया, कहीं से पैसे ब्याज पे मिल गए, बैंक में पैसा रखा है, नॉन ऑपरेटिंग, क्योंकि आपका काम तो बिजनेस करना है, ब्याज लेना थोड़ी। तो ये ऐसी जो चीजें होती है वो सारी नॉन ऑपरेटिंग है। खर्चा कर दिया है तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो जाते हैं, और कहीं से मिल गया है तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो जाते हैं। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि नेट प्रॉफिट, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जानना है तो नेट प्रॉफिट तो आपका दिया है, जो आपने खर्चे किए हैं उनको ऐड करके दिखा दो। ठीक है, और जो आपने इनकम कर दी है उसको आप लेस कर दो। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिवील, रिवील मतलब क्या शो करता है, फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द बिजनेस फॉर अ पीरियड, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस फॉर अ पीरियड, या फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ अ बिजनेस ऑन अ पर्टिकुलर पीरियड, या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द बिजनेस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो आपका फाइनेंशियल रिजल्ट देता है, क्योंकि पोजीशन तो आपकी बैलेंस शीट को शो करती है ना, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है,
और पर्टिकुलर डेट 31 मार्च भी आपकी बैलेंस शीट को शो करते तो ये भी नहीं हो सकता। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो आपका होता ही नहीं है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो आपका नेट प्रॉफिट को शो करेगा। तो क्या रिवील करता है? फाइनेंशियल रिजल्ट को ऑफ द बिजनेस फॉर अ पीरियड, पीरियड मतलब अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है, एक साल के प्रॉफिट एंड लॉस को दिखाता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,50,000 दिया है, क्लोजिंग स्टॉक 40,000 दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है 60,000 और अमाउंट ऑफ परचेज विल बी। तो क्योंकि हम जानते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस में परचेज, ठीक है, माइनस में क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें दिया है 1,50,000, ओपनिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है 60,000 और परचेज हमें दिया हुआ है, निकालना है, परचेज हमें दिया नहीं है, ठीक है, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक दिया है 40,000। वैल्यू रख दी है, आप कैलकुलेशन कर सकते हो। यहाँ 1,50,000 है, यहाँ 60 में से 40 गए, 20,000 और प्लस का परचेज, ठीक है। अगर मैं परचेज को यहीं रखती हूँ और इस 20,000 को यहाँ ले जाऊं तो 1,50,000 में से 20,000 को माइनस कर दो, आंसर कितना आ जाएगा? 1,30,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेट सेल्स 36,000 रुपए की दी हुई है और प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट है 60% ऑफ सेल्स, ठीक है, यानी इसका 60% और नेट प्रॉफिट दिया है 40%, तो क्या एक्सपेंस कितना रहा होगा? अगर ग्रॉस प्रॉफिट पे 60% है और नेट सेल्स पे 40%, तो डिफरेंस रहा होगा 20%। और 36,000 का अगर आप 20% निकाल दो, एक जीरो से तो जीरो कैंसिल, एक जीरो से ये जीरो कट कैंसिल, तो 7200 आ गया, राइट आंसर डी हो। ओपनिंग स्टॉक दिया है 8,500, परचेज दिया 3,700, डायरेक्ट वेजेस दी हुई है, इंटरेस्ट ऑन लोन इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, क्लोजिंग स्टॉक 9,000 है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस में परचेज प्लस में डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस क्योंकि डायरेक्ट वेजेस दी हुई है, माइनस में क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं 8,500 प्लस में 30,700 प्लस में 4,800 माइनस में 9,000, ऐड कर लेते हैं, 2 0 2 0, 7 और 5 12 और 8 20, 2 कैरी 10, 3 13 और 8 और 2 10, 10 और 4 14, 1 कैरी 3 और 1 44,000 में से 9,000 घटा दो, तो ये कितना आ गया आपका? 14 में से 9 गए 5, यहाँ बचा 3, 35,000, सी आपका राइट आंसर है। गिफ्ट क्लोजिंग स्टॉक 70,000, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है आपको 50,000, ड्रॉइंग्स दी 80,000, लॉस दिया है 1,00,000, तो देन कह रहा है कैपिटल बिगिनिंग निकालनी है। देखिए हमें क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, क्लोजिंग कैपिटल, और हमें निकालनी है कैपिटल ओपनिंग, ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने का एक फॉर्मूला होता है, क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग्स को कर दो ऐड, और जितने भी आपके लॉस है उनको भी ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले एडवांस अगर एडिशनल कैपिटल दी है तो उसे आप लेस कर दो, और फिर जो लॉस है उसे आप ऐड कर दो, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, फिर आपकी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। क्लोजिंग कैपिटल कितनी दी हुई है? 70,000 रुपए। मैंने कहा ड्रॉइंग्स को ऐड कर दो, ड्रॉइंग से 80,000 रुपए की, तो 1,50,000 आ गया आपका, जिसमें से लॉस, ठीक है, और लॉस से पहले एडिशनल कैपिटल भी दी है 50,000, एडिशनल कैपिटल को भी आप लेस कर दो, जो पैसा लगाया था एडिशनल उसको भी आप लेस कर दो, तो 1,00,000 आ गया। अब कह रहा है कि लॉस को ऐड कर दो, लॉस कितना दिया? 1,00,000 रुपए और दिया है लॉस, तो टोटल कितना हो गया? 2,00,000, तो राइट आंसर आपका कितना आ जाएगा? 2,00,000। विड्रॉल्स ऑफ गुड्स आर डिडक्टेड फ्रॉम, विड्रॉल ऑफ गुड्स का मतलब होता है कि चलते हुए बिजनेस से, जब आप कोई बिजनेस कर रहे हो
तो उसमें से आपने गुड्स को अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया। यूज के लिए एक तरह से तो ये ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स या तो आप कैश में करो, पैसा निकालते हो, या फिर कई बार सामान निकालते हो। जब सामान निकालते हो तो बाहर तो परचेज, जो आप माल करके लाए हो वही कम हो जाएगा ना, क्योंकि बाहर तो सेल हुई नहीं। आपने ये सामान यूज कर लिया तो परचेज कम हो गया, तो वही कह रहा डिडक्ट फ्रॉम किस में से करोगे, परचेज में से। सेल तो हुई नहीं, जो सेल करेंगे रिटर्न आउट बढ़ा ही नहीं, कैपिटल भी नहीं है ये। वी नो वी कैन नो अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। अगर हम किसी की फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों जानना चाह रहे हैं तो इसको बैलेंस शीट तो नहीं बोल सकते, क्योंकि बैलेंस शीट में तो फाइनेंशियल पोजीशन आती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नहीं बोल सकते, क्योंकि क्वेश्चन आपसे दोनों चीजों को पूछ रहा है, तो इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हो, जिसमें आप प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन दोनों जानना चाहते हो। सी राइट आंसर हो जाएगा। इनकम स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू एजर्टेन ऑफ। इनकम स्टेटमेंट किसको प्रिपेयर करने के लिए बनाया जाता है? कई बार ये क्वेश्चन मैं बता चुकी हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस या नेट प्रॉफिट या ए एंड बी दोनों, नन ऑफ दीज। तो इनकम स्टेटमेंट की बात आएगी तो पी एंड एल से बनाओ या ट्रेडिंग अकाउंट से, आपको प्रॉफिट एंड लॉस जानने, चाहे वो ग्रॉस हो नेट हो, तो दोनों ही आ जाएंगे। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट कौन बताएगा आपको? ट्रेडिंग अकाउंट बताएगा। और नेट प्रॉफिट एंड लॉस कौन बताएगा आपको? पी एंड एल अकाउंट बनाएगा। तो दोनों से ही आपको प्रॉफिट के बारे में जानकारी मिलेगी। इनकम स्टेटमेंट आपके प्रॉफिट के बारे में ही नॉलेज को पूछता है, क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन तो बैलेंस शीट होती है। फॉलोइंग्स आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सेप्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं सभी लेकिन एक को छोड़कर। बैलेंस शीट होती है, फाइनेंशियल पोजीशन होती है, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट भी आ जाएगी, कैश फ्लो भी है। लेकिन ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर तैयार करता है ये देखने के लिए कि जो भी चीजें बनाई है बैलेंस शीट वगैरह वो सब ठीक है, यानी करेक्शन को चेक करता है। तो ऑडिट रिपोर्ट आपको छोड़नी है, एक्सेप्ट। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, ए राइट आंसर। एक्सेस ऑफ डेबिट इन पी&एल अकाउंट। अगर कोई पी&एल अकाउंट बना है और यहाँ की डेबिट साइड 1,50,000 है, बट क्रेडिट साइड आपकी सिर्फ 1 लाख है, ठीक है। तो डेबिट साइड ज्यादा है, तो यहाँ क्या करोगे? बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आपको लॉस दिखाना होगा, नेट लॉस 50,000। तभी तो ये 1,50,000 मैच कर पाएगी यहाँ से, ठीक है। तो नेट लॉस को ही शो करता है। अगर ये क्रेडिट साइड ज्यादा होती तो नेट प्रॉफिट आता। और ग्रोथ तो, प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस तो ये तो ट्रेडिंग के पार्ट है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकते। एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स आपको पता ही है, जो एक बार पैसा लगा दिया लॉन्ग टाइम तक चलती रहेंगी। विद इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी, और उनमें हम दोबारा पैसा लगा रहे ताकि उनकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़े। तो फिक्स एसेट्स पे किया हुआ खर्चा क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, डेफर्ड रेवेन्यू या जनरल? देखिए बच्चे, इसमें और इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर ही कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए खर्चा किया जा रहा है। डेफर्ड तो मोस्ट ऑफ टाइम सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट ही आता है, या फिर बिल्डिंग की कैपेसिटी, हॉल की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। क्योंकि यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं है, फिक्स असेट्स के साथ साथ बस अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए बात हो रही है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर ए हो जाएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड अपीयर्ड इन। डिस्काउंट अगर रिसीव है तो वो इनकम है आपके अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट, और वो फिर क्रेडिट होगा। और कह रहा है कि वो अपीयर कहाँ होगा? क्रेडिट साइड ऑफ बैलेंस शीट में, डेबिट साइड ऑफ बैलेंस शीट में, डेबिट साइड ऑफ बैलेंस शीट पी&एल में, या क्रेडिट साइड ऑफ पी&एल? तो देखो पी&एल में ही जाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट मिलना एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू इनकम के अंदर आते हैं, ठीक है। रेवेन्यू नेचर है इनका। अगर रिसीव हो रहा है तो इनकम है, इसीलिए क्रेडिट में जाएगा, और खर्चा होता तो ये डेबिट में जाता। बैलेंस शीट में तो कैपिटल नेचर जाते हैं, तो इसलिए ये तो होंगे नहीं, ठीक है। डेबिट में एक्सपेंस जाते, ये भी नहीं हो सकता, बचा क्या? डी। कंप्यूटर ओन्ड बाय अ फर्म आर क्लासिफाइड एज। कंप्यूटर क्योंकि एक एसेट्स है, और कौन सी एसेट्स है? वो टेंजिबल है। क्यों? आपको दिखाई दे रहा है, आप उसे छू सकते हो, जिसे देख सकते हो, छू सकते हो, उसे टेंजिबल एसेट्स कहते हैं। करंट में तो वो आ जाती है जो शॉर्ट पीरियड के लिए होती है आपकी, ठीक है। जैसे कि डेटर्स, उधार में माल बेच दिया, स्टॉक। कैश, लिक्विड में आपका कैश आ जाता है, या फिर मार्केटेबल सिक्योरिटी जो 3 महीने में कैश में कन्वर्ट हो जाए। इंटेंजिबल में आपकी गुडविल आ जाती है, जिन्हें आप देख नहीं सकते, ठीक है। कॉपीराइट, पेटेंट, ये इंटेंजिबल। कंप्यूटर क्योंकि दिखाई दे रहा है तो टेंजिबल। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो पहले वीडियो को शेयर, लाइक करें, कमेंट लिखें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। कि जैसे ही मैं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, बेल आइकन को प्रेस किया है, तो जैसे मैं वीडियो डालती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है। तो इससे क्या होता है कि आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहती है। कोई भी वीडियो मैं डालूं आपकी वो छूटेगी नहीं, इमीडिएटली आपको पता चल जाएगा कोई भी इंफॉर्मेशन दूं। तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।
ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। कुछ डाउट्स पूछना चाहते हो, क्रैश कोर्स लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर गिवन है, ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।